नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसे कोविड से बचने के लिए आपके लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे ही कोविड से उत्पन्न हुई जो आर्थिक समस्या है उससे बचने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी फाइनेंशियल मास्क लगाना बेहद जरूरी है। तो इमरजेंसी की ऐसी स्थिति में कैसे आप फाइनेंशियल मास्क लगाकर अपने पैसों को बचा सकते हैं, अपने वेल्थ को बचा सकते हैं, ये आज हमारा खास शो है। और जो 2 गज की दूरी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हर जगह अप्लाई होती है। बाहर जाकर आप अगर अपने जरूरी फाइनेंशियल काम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे घर बैठ के आप अपने इन जरूरी फाइनेंशियल कामों को पूरा कर सकते हैं, निवेश को पूरा कर सकते हैं, इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी खास। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, जरा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम खास तौर पर जानेंगे इमरजेंसी फंड से फाइनेंशियल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इमरजेंसी का पैसा रखें कहां, ऑनलाइन निवेश कैसे करें आप, साथ ही समझेंगे घर बैठे म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे होगा। हेमंत जी, आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा बात होती है। जाहिर तौर पर अगर हम अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर की बीमारी हम पर कम से कम असर कर पाएगी। और अंदर की इम्यूनिटी और बाहर की कुछ तैयारियां जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, ये कोविड से बचने के बहुत सबसे ज्यादा कारगर उपाय माने गए हैं। वैसे ही जब हम अपने फाइनेंसेस की, अपने पैसों की बात करते हैं तो पैसों में भी फाइनेंशियल इम्यूनिटी आना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोविड ने न सिर्फ हमारे शरीर पर काफी ज्यादा असर किया है बल्कि हमारे पैसों पर भी बहुत ज्यादा, हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। इसलिए फाइनेंशियल इम्यूनिटी के लिए, यानी जैसी इमरजेंसी स्थिति के लिए इस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हम पहले बात करते हैं जब हम वैक्सीन की वेट कर रहे थे, और अभी भी ये कहा जाता है कि आपका एक चीज जो आपको बचा सकती है कोविड-19 के समय, वो है मास्क पहनना। तो अगर मैं बात करूं जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारे सामने हैं कोविड की वजह से, क्योंकि हम सभी को आई थिंक किसी ना किसी तरीके से इसने इम्पैक्ट किया है, तो जो अगर मास्क है जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को बचा सकता है वो है इमरजेंसी फंड। क्योंकि देखिए क्या होता है कि 2 चीजें हैं जो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो ये कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सबको किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट किया है सिचुएशन ने। दूसरा ये कि हमारा माइंडसेट, अगर हमने ठीक तरीके से समझ के इन्वेस्ट नहीं किया तो हम जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है उसके लिए तैयार नहीं होते। तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि हमने अपने आप को जो आज की सिचुएशन है उसके लिए कैसे तैयार किया। यानी अगर आपके पास अगर ये इमरजेंसी फंड नहीं है तो ये काफी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हमने बिल्कुल जैसे पहले बात की कि एक तरीके से ये आपके मास्क का काम करता है, तो इमीडिएट जो खतरा है आपको कोविड की सिचुएशन से, उससे आपको बचाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो इमरजेंसी फंड हो, दूसरी चीज ये है कि कितना हो, वो भी बहुत जरूरी है, और तीसरा ये कि इसको बनाएं किस तरह से और कहां पे इसको रखें। तो देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कम से कम आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर। और जब मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपकी मंथली आपने बताया कि बिल्कुल हेमंत जी, आप जो एक इम्पोर्टेंट बात यहां पर कह रहे हैं कि इमरजेंसी फंड, हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड कितना हो, वो जो पैसे हैं वो कहां से आएंगे और आपको रखने कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आजकल की आर्थिक स्थिति में हम कैसे समझें, क्योंकि कई लोग हमसे जानना चाहते हैं कि उनको कैसे मालूम चलेगा। वैसे काफी चीजें तो एविडेंट है, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर समझ आ जाता है कि अभी जो हमारी स्थिति है वो वाकई इमरजेंसी की स्थिति है। मतलब ऐसी नौबत आ सकती है कि या तो हमें अपने पीपीएफ पैसा निकालना पड़ जाए, या तो हमारे कुछ और जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है उससे पैसा निकालना पड़ जाए। तो वो इमरजेंसी किन किन सिचुएशन से आइडेंटिफाई होती है? जहां तक इमरजेंसी की बात है वो तो कभी भी आ सकती है। जब कोविड-19 नहीं था तब भी हमेशा ये इंसिस्ट किया जाता था कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि कभी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है जो आपकी पूरे फाइनेंसेस को बिगाड़ सकती है। तो वो सिचुएशन आपकी पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, मान लीजिए वहां से कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, या कोई और भी रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है। अब
कोविड-19 की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब इमरजेंसी आती है तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरा फ्यूचर में मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा फाइनेंसिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कभी आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से पैसा लेके अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तब भी आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। आज की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है जिनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे हो कि चलिए इमरजेंसी में उनसे पैसा ले लेंगे, उस सिचुएशन में आपके पास ना हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको लगता है देखिए एसेट्स है, हमारे पास घर है, हमारे पास गोल्ड है, जरूरत पड़ी तो बेच देंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम गोल्ड बेचने जाएं, बेचेंगे कहाँ? सब कुछ तो बंद है अभी। उसी क्या करते हैं, हमको लगता है देखिए एसेट्स है, हमारे पास घर है, हमारे पास गोल्ड है, जरूरत पड़ी तो बेच देंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम गोल्ड बेचने जाएं, बेचेंगे कहाँ? सब कुछ तो बंद है अभी। दूसरी बात यह है कि गोल्ड आप तभी बेचेंगे जब बहुत बड़ी विपदा आपके सामने है। ये तो इमरजेंसी ऐसी है कि 6 महीना 8 महीना रह सकती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इमरजेंसी जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां हम आज हैं वहां पे उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या हुआ है, जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड बनाया था पेंडेमिक से पहले, उन्होंने शायद इसको थोड़ा अच्छे से संभाला है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास था लेकिन उतना नहीं था, कुछ ना कुछ बचाव हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। अब जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाया था और ऊपर से अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी आई, नौकरी चली गई या सैलरी कटी या सैलरी नहीं मिली, तो बहुत ही डिफिकल्ट हुआ। तो ये सिचुएशन तो मुझे लगता है कभी भी आ सकती है, कभी कलेक्टिवली आ सकती है जैसे अभी देख रहे हैं, कभी कभी इंडिविजुअली भी आ सकती है। तो आई थिंक हमने हमेशा इस फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए और एक इमरजेंसी फंड ही एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा तरीका है जो आपको इन सब से मुकाबला करने के लिए तैयार रखता है। हेमंत जी, बिल्कुल आपने सही बात ये बोली है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई इमरजेंसी आती है और ये बात भी सही है कि सबकी लाइफ में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर इमरजेंसी जो आई है वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखी गई। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और ये जो कोविड की दूसरी लहर है ये पहली से और ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है और पहली से सबक लेकर दूसरी लहर में हमें फाइनेंशियली और भी ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है। तो ऐसे में आपने बोला इमरजेंसी फंड जरूरी है। अब इमरजेंसी फंड जो है वो किन किन चीजों में हमारे काम आ सकता है ये समझना जरूरी है। अब मानिए मुझे अपने महीने का राशन लाना है, ये मुझे मालूम है कि किसी इमरजेंसी की वजह से अगर कई लोगों के पास नौकरी नहीं है या पहले नहीं थी या अभी अभी नौकरी लगी लेकिन किस वजह से लॉकडाउन जो हुआ उससे वजह से ऑफिस थोड़ी देर रुक गए, लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, सैलरी कट हो गई। तो मेरी ऐसी कौन सी देनदारियां हैं जो इमरजेंसी फंड से मैं इस वक्त पूरी कर सकती हूं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा स्वाति, आपकी जो भी मंथली कमिटमेंट है उसको आपको इसमें शामिल करना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लेते हैं कि ठीक है खाने पीने में जितना खर्चा उतना ले लेते हैं, या थोड़ा सा अगर कुछ एंटरटेनमेंट के वो तो ऑफकोर्स हो नहीं रहा, अभी घर पे है सब लोग। तो बेसिकली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये नहीं, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपके पास कोई लोन है, आप ईएमआई पे कर रहे हैं, वो ईएमआई हो, अगर आपको कुछ फीस पे करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी कमिटमेंट है, वो जिसकी पेमेंट आपकी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना ही है, उन सभी को आपको शामिल करना है और फिर डिसाइड करना है कि मुझे मेरी मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है। अब इशू जैसा आपने पहले बात की कि कितना बड़ा इमरजेंसी फंड हो, तो ये कम से कम आपके 6 महीने की जो मंथली कमिटमेंट है उसके बराबर होना जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए सिचुएशन कंटिन्यू करे, जैसे हमने देखा फर्स्ट जो वेव आई उसके बाद लगा सिचुएशन ठीक हो रही है, सेकंड वेव आई और इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि भाई शायद थर्ड या फोर्थ वेव भी आ सकती है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि सिचुएशन कितना समय चलेगी, 6 महीना भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर आपको इस इमरजेंसी फंड को बनाना जरूरी है। अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपने पहले बनाया था, उसको इस्तेमाल कर लिया, तो भी आपको फिर से शुरुआत करनी है। अगर आपने आज तक नहीं बनाया तो अभी शुरुआत करनी है। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी फाइनेंशियली हार्डशिप है तो आपको लगता है कि हम ये इमरजेंसी फंड बनाए कैसे। 2-3 तरीके मैं चाहता हूं कि हम सब इसको ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि जैसे बजटिंग करें कि कौन से एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम घर से अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं, तो बजटिंग बनाइए, देखिए कितने खर्चे हैं, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हम कम कर सकते हैं। दूसरा, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखिए, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपने बनाई थी, मान लीजिए आपने कुछ कहीं जाने घूमने के लिए आपने कुछ एक फंड बनाया था, अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उस फंड को आप यहाँ पे इमरजेंसी फंड के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। एक चीज को आपको अवॉइड करना है डेफिनेटली, कि पैनिक में आके ऐसा नहीं कि सीधा लोन ले लिया जाके, कोशिश कीजिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे, अपनी बजटिंग को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा कि आप इसको बना सकें। और अगर आप लमसम नहीं बना सकते तो मंथली कंट्रीब्यूट कीजिए,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने पहले कहा कि पेंडेमिक में ही सिचुएशन होगी, उसके बाद भी आ सकती है। तो एज ए कॉन्सेप्ट हमें इसको समझना है, कोशिश करनी है कि किस तरीके से इसको बनाए। तीसरी चीज, इसको रखे कहाँ? इमरजेंसी फंड का मतलब यह है कि जब भी मुझे जरूरत हो वो पैसा मुझे मिले। तो ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं और लगा दिया। उसको या तो अपने बैंक में रखिए आप, ताकि जब भी चाहे उसको निकाल दे, या म्यूचुअल फंड की जैसे ऑप्शन है, लिक्विड फंड है, काफी सेफ है, रिटर्न भी थोड़ा सेविंग बैंक से थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। इस तरह के ऑप्शन में आप उसको पैसा रखें। 2-3 चीजें जैसा फिर से मैंने कहा, इंपॉर्टेंस समझें इमरजेंसी फंड की, कभी भी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाए तो उतना बनाए कि वो एडिक्वेट हो आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर लाने के लिए। तीसरा, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी हो। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में वो पैसा मत लगाए जहां पे वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि उसका बेसिक पर्पज ये है उसको सेफ रखना और लिक्विड। आज से 1 साल पहले भी हम इमरजेंसी फंड की अहमियत पर ही बात कर रहे थे। आपसे भी हमने आपके साथ भी काफी शो किए हैं, हमारे बाकी तमाम एक्सपर्ट्स के साथ भी काफी शो किए हैं, और हमेशा मकसद यही था कि किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अब आपने बताया कि इमरजेंसी फंड हम रख कहां सकते हैं। घर पे रखा हुआ कुछ कैश हो सकता है, जैसा आपने जिक्र किया, हमारे सेविंग्स अकाउंट में रखी हुई थोड़ी रकम हो सकती है, बैंक एफडी लोग करते हैं जो कि तुरंत लिक्विड हो सकती है, मतलब आपके हाथ में पैसा आ सकता है। उसके बाद ऑप्शंस आते हैं डेट फंड में पैसे डालने के, ये भी कुछ ऑप्शन है जो आप रख सकते हैं। अब इसमें से बहुत ही लोगों के लिए आसान रहता है कि चलिए घर पे थोड़ा सा एटीएम से फटाफट कैश निकाल लिया और घर में रख लिया, या फिर सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, चलिए वो कभी भी पैसे निकाल लिए, या फिर बैंक एफडी। इसमें तो हमने समझ लिया, लेकिन आपने बताया कि लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो डेट फंड्स है वो भी ऐसे किसी स्थिति में कारगर साबित हो सकते हैं। तो डेट फंड में इमरजेंसी के लिए पैसा अगर कोई लगाए तो उनका फायदा क्या है इसमें? क्योंकि अगर हम रिटर्न को नहीं देख रहे और लिक्विडिटी को ज्यादा देख रहे हैं, तो ये बैंक एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट पे रखे पैसे से ज्यादा कारगर कैसे है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना यह है कि जो 2 ऑप्शन की हमने बात की म्यूचुअल फंड से, चाहे वो लिक्विड फंड हो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो, पहली बात तो यह है कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उनमें होती है। उसका मतलब यह है कि उसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी, उसमें थोड़ा पोटेंशियल रहता है कि आपको जो रिटर्न सेविंग बैंक से मिल रही है उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। लिक्विडिटी में भी आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मान लीजिए आज अगर आप अपना रिडम्पशन डालते हो तो कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो लिक्विडिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो, सेफ्टी पे भी बहुत ज्यादा कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि क्यों आप म्यूचुअल फंड को या ये जो 2 ऑप्शन हमने बात की इसको कंसीडर करें। देखिए क्या होता है, हमने इमरजेंसी फंड बनाया, बहुत कोशिश से बनाया, और हम डिटरमिन्ड है कि इसको तभी यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब पैसा बैंक में पड़ा हो, सेविंग बैंक में पड़ा हो या एफडी में पड़ा हो, तो काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको लगता है चलिए इसको अभी कुछ जरूरत आ गई, नॉट नेसेसरली वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, कभी कुछ दिल किया, कुछ लेने का सामान लिया घर के लिए, उसके लिए आपने इस्तेमाल कर दिया। और होता क्या है, हम हमेशा एक टेंडेंसी रखते हैं कि चलिए अभी तो कुछ इमरजेंसी आएगी नहीं, जब समय आएगा तो फिर से इसको हम रिप्लेनिश कर देंगे। वो ऐसा होता नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा निकालने के। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको आप अननेसेसरी टच ना करें, अननेसेसरी पैसा निकालें नहीं, तो म्यूचुअल फंड अच्छी ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, लिक्विडिटी में कंप्रोमाइज नहीं है, रिटर्न थोड़ा बेहतर मिल सकता है, लिक्विडिटी भी आपको अच्छी है, और उसको आप अननेसेसरी पैसे को वहां पे आप टच नहीं करें। तो ये आपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही हेमंत जी, कि जब हम लिक्विड पैसे की बात करते हैं, मतलब वो पैसा जो तुरंत हम कैश कर सकते हैं, उसको एक ऐसी जगह पर रखने का मकसद ये होता है कि आप तुरंत उस पैसे को निकालकर खर्च ना कर दें। कल को मुझे कोई सामान लाना है जो शायद मेरी लिस्ट में था नहीं, और मुझे लगा कि चलो ले ही आती हूं, वो पैसे इमरजेंसी में रखे पैसे मैंने मेरे घर पे रखा कैश है, या एटीएम से निकाल के पैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट से तुरंत खर्च कर दिए। वही पैसे अगर ऐसी जगह पर रखे होंगे जहां पर हो सकता है मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े पैसे निकालने के लिए, तो शायद मैं 2-3 बार सोचूं। और ये डिसिप्लिन क्रिएट करता है किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में, और ये पर्पस किसी डेट फंड, म्यूचुअल फंड से सॉल्व होता है। लिक्विड फंड का आपने जिक्र किया कि हाँ ठीक ठाक रिटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप बैंक में पैसा रखते हैं ना, क्योंकि आप इमरजेंसी फंड भी रखते हैं और दूसरा जो पैसा वो भी रखते हैं, तो जब उसको आप पूल बना देते हैं ना, तो वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कौन सा पैसा इमरजेंसी फंड का, कौन सा पैसा हमने किसी और कागज कारण के लिए रखा था। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको अगर आप बिल्कुल अलग रखें, हाँ। ऐसी जगह रखें जो इजीली एक्सेसिबल ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम लिक्विडिटी में कंप्रोमाइज ना करें, तो ये आई थिंक काफी सही रहता है।
बिल्कुल। और लिक्विड फंड के अगर थोड़ी से और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, लिक्विड फंड में कितनी देर तक पैसा रख सकते हैं और कब तक निकालना सही रहता है लिक्विड फंड से पैसा, तो उसके डिटेल्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लिक्विड फंड और जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, ये जैसे मैंने कहा, ये डेट कैटेगरी में है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो डेट इंस्ट्रूमेंट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर पैसा लगाते हैं, इसीलिए उनके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है। तो दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो जो अगर लिक्विड फंड है उसके अंदर जो मेच्योरिटी है जो इंस्ट्रूमेंट की वो 91 डेज रहती है, और जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है वो आप कह सकते हैं कि करीब 3 से 6 महीने की होती है। तो जैसा मैंने कहा, अब जरूरी नहीं कि आपको सारा पैसा लिक्विड में डालना है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी फंड का मतलब है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सालों साल उसकी जरूरत ना पड़े, फिर कहीं टेम्पटेशन आती है कि देखिए इतने साल से हमने पैसा रखा, कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसको हटा देते हैं। एक तो वो गलती नहीं करनी है। दूसरा, ये जो फंड है दोनों ये पार्किंग ऑफ मनी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा रिटर्न में कंप्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए अगले 2 साल तक या 3 साल तक उस पैसे को टच नहीं किया, लेकिन हम ऐसे में इसको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाए। ये मत कंपेयर करें कि हमने यहाँ पर सिर्फ 4 या 5% कमाया, बाकी पोर्टफोलियो में 10% कमाया। हम ये ना भूलें कि इसका बेसिक पर्पज क्या है। इसका बेसिक पर्पज ये है, जैसे हमने कहा, ये एक मास्क का काम करेगा जब भी आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी, और मास्क की इंपॉर्टेंस हम अभी सभी जानते हैं। तो आई थिंक उसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको जरूरत नहीं पड़े तब भी आप उसको मेंटेन करें। और दूसरी बात एक और है कि जैसे जैसे आपकी मंथली रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल पहले या 3 साल पहले बनाया तो उतनी रकम रखें। जब भी आपकी मंथली रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आप उसी हिसाब से अपने जो इमरजेंसी फंड को आप बढ़ाते रहें, बढ़ाते चले। अपने बिल्कुल निवेश की तरह इमरजेंसी फंड में भी बढ़ोतरी करना आपकी स्थिति के हिसाब से बेहद ज्यादा जरूरी है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, क्योंकि ब्रेक के बाद 2 गज की दूरी अभी है जरूरी। इसलिए घर में बैठ के आप अपने निवेश को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग कैसे आप कर सकते हैं, सब मुमकिन है। इसका तरीका छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपने पैसों को, अपनी वेल्थ को फाइनेंशियल मास्क के जरिए बचा सकते हैं। आपको ऐसे समय में, मुश्किल समय में अपने पैसे को बचाना भी जरूरी है। इमरजेंसी फंड की हमने बात की, कैसे इमरजेंसी फंड क्रिएट करके ऐसी स्थिति से आप निपट सकते हैं। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है तो घर बैठे आप अपने ऑनलाइन काम, अपने निवेश कैसे कर सकते हैं। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है, वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से। हेमंत जी, अभी बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि क्योंकि हर जगह शहर में रिस्ट्रिक्शंस फिर से चालू हो गई हैं। अब ऐसे में किसी को अपने बैंक से जुड़े हुए काम, निवेश से जुड़े हुए काम पूरे करने हैं, अब तो आसानी से घर बैठ के हो सकते हैं। और पिछले 1 साल में हमने देखा भी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो प्रक्रिया है उसमें काफी ज्यादा बढ़त भी हुई है। फिलहाल कितना आसान है फाइनेंस की ऑनलाइन प्लानिंग करना, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ये जरूरी क्यों होने वाला है? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट हमने देखा पिछले कुछ समय से काफी लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिजिटल भी कर रहे हैं और फिजिकल भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अभी तक, काफी लोगों ने इनफैक्ट अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन करना शुरू नहीं किया। अब ये जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली पेंडेमिक से पहले हमें कभी नहीं, हमें लगता था कि देखिए जब भी जरूरत होगी हम बैंक में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, अपने एडवाइजर के पास जाएंगे, जो भी हमको ट्रांजैक्शन करनी है हम वहां पे कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, और जैसे हमने पहले भी शो में बात की, कि हमें ये मालूम नहीं है कि सिचुएशन कितना समय तक कंटिन्यू करेगी। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए जैसे अभी हुआ कि सडनली लॉकडाउन हो गया, सडनली रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आप मूव नहीं कर सकते हो, ऑफिस जो है बंद रहेंगे। हालांकि बैंक और म्यूचुअल फंड जो है एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। ऐसे में आपकी जरूरतें कम नहीं हुई, आपकी जो बैंकिंग की रिक्वायरमेंट थे वो कम नहीं हुई, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो कम नहीं हुई, अभी आपको कुछ पैसा निकालना है तो वो भी कम नहीं हुआ। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करना क्यों जरूरी है। इसके फायदे क्या है? देखिए, अगर आप मान लीजिए बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मंथली जो आपको पे करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके आप बोल सकते हैं बैंक को कि हर महीने मेरे बिल्स को पे कर दीजिए, पैसा ट्रांसफर करना है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आपको करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसा निकालना है या कुछ स्विच करना है या कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है, तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो, वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें, और जैसा बिल्कुल आपने सही किया, कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे
ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस में और जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है और जो सिक्योरिटी के लिए जो कदम साइबर सिक्योरिटी के, वो आई थिंक अब इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमें उससे डर ना लगे और हम इसको अडॉप्ट करें। तो कोई भी सिचुएशन हो, इमरजेंसी फंड हमें बचाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है, चाहे बैंकिंग की हो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट की हो, वो आपको तैयार रखता है कि सडनली अगर आपकी मूवमेंट बंद हो गई, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए हमें कोई अपना फाइनेंस प्लान करना है, केवाईसी करना बेहद जरूरी होता है। अब इसमें काफी ज्यादा आसान हो गया है हेमंत जी कि ई केवाईसी है, काफी सारे जो पोर्टल्स हैं वहां पर ई केवाईसी करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। तो ई केवाईसी के जरिए भी आप आसानी से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपका जो पैन कार्ड है, कैंसल चेक की फोटो है, उसको दस्तावेज को आप अपलोड कर दीजिए जहां पर भी आपका जो नो योर कस्टमर है उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और वहां पर हर एजेंसी के पोर्टल पर आपको ई केवाईसी की जो सुविधा है वो मौजूद है। तो हेमंत जी, ऐसे में आप म्यूचुअल फंड में निवेश किसी को घर पर बैठे करना है, ई केवाईसी की जो उनकी जो तमाम जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो पूरी कर ली है। अब जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले नए निवेशक हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम इस साल से नया निवेश शुरू करेंगे नए फाइनेंशियल ईयर से, लेकिन उसके बाद अब तमाम रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो फिजिकली बाहर नहीं जाना चाहते, तो घर बैठ के अब बहुत ही आसान हो गई है पूरी प्रक्रिया एक नए निवेशक के लिए। बिल्कुल आसान हो गया, जैसा आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया अच्छे से कि देखिए पहला जो स्टेप है, स्पेशली आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें और पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले केवाईसी कंप्लायंट होना पड़ेगा। पहले तो आप फिजिकल करते थे, अभी फॉर्चुनेटली क्या है, ई केवाईसी की पॉसिबिलिटी है, वो काफी जगह से आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की साइट से कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है वो कर सकते हैं, या जैसे कैंप जो है एक रजिस्ट्रार है जो म्यूचुअल फंड का जो बैकएंड संभालते हैं, उनका जो वाई कैंप्स ई केवाईसी है, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल बताया, पूरा जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल हो गया। आपको बेसिकली एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो मोबाइल जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए, वो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी, आपकी जो पैन कॉपी है या फिर जो कैंसिल चेक है जिसपे आपका नाम लिखा हो और आपके सिग्नेचर जो आपको अपलोड करने हैं, या आप चाहें तो प्रोसेस के टाइम पे आप उसकी पिक्चर फोटो भी ले सकते हैं। तो ये इतना आसान है कि आप घर बैठे बैठे, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि सडनली अभी मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो घर बैठे बैठे आप ई केवाईसी कर सकते हैं और काफी जगह पे आप जाके कर सकते हैं। और ये काफी टेस्टेड अभी एक प्रोसेस बन चुका है जिसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई थिंक अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए हैं तो भी आपको इसलिए नहीं रोकना है अपने आप को कि पेंडेमिक में है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप घर बैठे बैठे ई केवाईसी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हो या आपको रिडीम करने हो, स्विच करने हो, या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप घर बैठे बैठे उन ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एनएससी और बीएससी की जो साइट्स हैं वहां पर जाकर आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। केवाईसी बस आपकी पूरी होनी चाहिए, केवाईसी कंप्लायंट आप होने चाहिए, और उसके बाद आप नेट बैंकिंग के जरिए अपने म्यूचुअल फंड की खरीदारी आसान से कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश के और भी कई तरीके हैं। एक तो एनएससी बीएससी की वेबसाइट से कर सकते हैं हेमंत जी, कई इंडिपेंडेंट पोर्टल्स भी है जहां पर आप एक्चुअली अलग अलग फंड में भी निवेश कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है नए निवेशक के लिए, क्योंकि उनको वहां पर एक अच्छी वैरायटी मिलती है, वो देख सकते हैं, वो उनको कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद उसमें निवेश कर सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि काफी सारे तरीके हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि आप केवाईसी कंप्लायंट है, वो अगर आप हो गए, जैसे आपने जिक्र किया कि एनएससी और बीएससी की जो प्लेटफॉर्म्स है दोनों, वहां पे भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां से शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपको रजिस्टर करना है, तो आप उसको आप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो आपको रजिस्टर करके देंगे। लेकिन उसके बाद जो ट्रांजैक्शन करनी है, आपको खरीदना बेचना या जो भी स्विच करना है, वो आप खुद से कर सकते हैं। और या आप चाहें तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एडवाइजर हैं उनकी मदद लेना चाहे तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी करें तब भी आपके पास पूरा कंट्रोल है, क्योंकि लिंक आपके पास आएगा, उसको आपको ऑथराइज करना है, आपके पास ओटीपी आएगा, वो आपका जो कंट्रोल है वो आपके पास रहेगा। लेकिन ये दोनों के दोनों जो प्लेटफॉर्म्स है काफी रोबस्ट हैं, और मुझे लगता है चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो चाहे नए इन्वेस्टर हो, घर बैठे बैठे अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये दोनों बहुत अच्छे। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है, उनकी खुद की वेबसाइट से वो आपको अलाउ करते हैं कि आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब उसमें सब एक ही प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आप 4 या 5 फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हर म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा और ये प्रोसेस करना पड़ेगा। उससे अगर आप, और म्यूचुअल फंड अपने ऐप भी रखते हैं,
जहां पे जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस अगर दुविधा से आपको बचना है कि आप चाहते हो कि एक ही जगह मुझे मिले, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके एप्स हैं जो आपको स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में सब जगह आपको इन्वेस्ट करना अलाउ करते हैं। और उसके अलावा मान लीजिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप डील कर रहे हैं, ऑलरेडी अगर उनको डील कर रहे हैं, तो काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है जिसके थ्रू जाके आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो। उनके एप्स भी हैं जो आपको अलाउ करते हैं आप इन्वेस्ट करें। और इसमें एक फायदा और है कि अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है उन एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखिए, एक होता है कन्वीनियंस, कैसे आप इन्वेस्ट करें, दूसरा होता है कि सलाह आपको कैसे मिल रही है, क्या आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह आपको नहीं मिलती है, वो ऑनलाइन मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, फिजिकल एडवाइस दीजिए या फिर ऑनलाइन भी एडवाइस दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कन्वीनियंस देखिए, अपने आप को उस सिचुएशन के लिए तैयार कीजिए कि कल फिर से अगर ऐसा कभी जरूरत पड़े या अगर नहीं भी पड़ता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो समय मांगता है। जब आप अपनी रूटीन लाइफ में बिजी रहते हैं तो आपको समय नहीं मिलता। और ये समय की मांग भी है कि इस टाइम पर हमें ऑनलाइन अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको छोटी जरूरतों के लिए भी अगर बैंक न जाना पड़े, अगर आपके पास वो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आपके पास जुड़ा हुआ है पूरा प्रोसेस, आपका केवाईसी पूरा है, आधार, मोबाइल, पैन लिंक्ड है, तो आप आसानी से घर बैठे भी इन तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद अपने निवेश को ऑनलाइन प्लान कर सकते हैं। और जितना कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन उसको कीजिए, बाहर जाने से बचिए जितना हो सके। जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं या उनके लिए ये काफी अच्छा एक तरीका है ऑनलाइन निवेश का। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए और ये इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप आज हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए। इसी के साथ हमारे आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी कुछ नहीं।